नमस्कार, मैं सारिका पंकज। आज कालजयी कहानियों में आप सबके लिए लेकर आई हूँ कल कहाँ जाओगी, जिसे लिखा है पद्मा सचदेव जी ने। बीते सप्ताह उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, मगर अपनी रचनाओं से वो हमेशा हम सब के बीच रहेंगी। कल कहाँ जाओगी। सुबह की पहली किरण की तरह वो मेरे आंगन में छन्न से उतरी थी। उतरते ही टूटकर बिखर गई थी और उसके बिखरते ही सारे आंगन में पीली सी चमकदार रोशनी कोने कोने तक फैल गई थी। खिलखिलाकर जब वो सिमटती तो रोशनी का एक घना बिंदु आंगन के बीचों बीच लरजने लगता और उसकी बेबाक हंसी से आंगन के जूही के फूल खुलकर अपनी खुशबू बिखेरने लगते। उसका नाम था प्रीत। मैं उसे प्रीतो कहती थी। हुआ यूं कि मेरी एक बड़ी पुरानी सहेली अपने घर जा रही थी। मेरे पति विदेश गए थे। घर वैसे भी काटने को दौड़ रहा था। मेरी सहेली ने प्रस्ताव रखा कि प्रीतो को कुछ दिन मैं अपने घर पर रख लूं, तो मैंने फौरन हाँ कर दी। मेरी सहेली का दायां हाथ थी प्रीतो। उसके किंडरगार्टन स्कूल के बच्चे उसे तीतो कहकर स्कूल में घुसते और फिर वो उनकी प्रीत आंटी हो जाती। प्रीतो को प्रीत कहलवाने का बड़ा शौक था। स्कूल से लेकर तकिए के गिलाफ तक का काम प्रीतो के ही सुपुर्द था। पर जब छुट्टियों में मैडम घर जाने लगी तो प्रीतो को साथ ले जाना उसकी हिसाबी बुद्धि को ठीक न लगा। मेरी ये सहेली बचपन से ही दबंग थी। एक बार गोलगप्पे वाले से उसका झगड़ा हुआ और मैडम की चप्पल की मार से वो भाग गया था। तब से हम उसे मैडम ही कहते थे। उसका असली नाम तो भूल ही गए थे। 2 दिन पहले ही मैडम प्रीतो को लेकर मेरे घर आ गई थी। जब मैडम ट्रेन पर बैठी तो प्रीतो, जो उसका राय रत्ती संभाल कर देती रही थी, थक कर चूर हो चुकी थी। आते ही उसने 2 सेरेडॉन खा लिया और खाकर सो गई। दूसरे दिन अभी घर में चहलकदमी की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। बाथरूम का पानी धुआंधार बहने की आवाज आई। लोहे की बाल्टी में खुले नल का पानी शोर कर रहा था। बिस्तर में आंखें मीचे मीचे मैं जोर से चिल्लाई, प्रीतो। जी मैडम। वो जैसे सर पे ही खड़ी थी। खबरदार, जो तुमने मुझे मैडम कहा। मैं झल्लाकर उस पर बरस पड़ी तो वो मासूमियत से बोली, तो फिर क्या कहूँ मैडम जी। पहले तो ये नल बंद करो और तुम मुझे दीदी कह सकती हो। वो मुझसे कब आकर लिपट गई मैं ये जान ही न पाई। दीदी दीदी कहकर उसने सारा घर गुजा दिया। फिर उसके अतीत की चंद पोटलियां पल भर में ही मेरे सामने बिखरी पड़ी थी। प्रीतो अकेली बेटी थी, 3-4 भाइयों की अकेली बहन। पर उसका बाप, जो बढ़ई से ज्यादा शराबी था, उसने इसके जरा सा बड़ा होते ही इसे नंबरदार के बेटे को ब्याह दिया। उसे पुराना दम्मा था। इस अन्याय का विरोध करता भी तो कौन। उसके भाई शराबी बाप की मार खा खा कर दौड़ने की उम्र आते ही घर से भाग गए थे। माँ जो थी वो घर के दीवारों जैसी ही एक दीवार थी बस। भगवान की करनी, सुहाग रात के दिन ही दुल्हे महाशय को दमे का ऐसा दौरा पड़ा कि अस्पताल ले जाना पड़ा। सुहाग शैया पर बैठी बैठी प्रीतो सोती रही। सुबह लोगों ने कहा, कुलक्षणी ने आते ही पति पर वार कर दिया। पता नहीं नंबरदार के इस नाम का क्या होगा। इसका पांव तो जानलेवा है, जानलेवा। तभी हमारी मैडम वहां पहुंच गई और शौहर के मरने से पहले ही उसे घर ले आई। सारे गांव के मुकाबले में वो अकेली ही काफी थी, पर दबंग ऐसी कि उसे देखते ही नंबरदार हुक्का छोड़कर उठ खड़ा हो। इसी दबंगता की वजह से आज तक उसकी शादी भी नहीं हो पाई थी। ऐसी ख्याति थी कि पुरोहित भी उसकी जन्मपत्री लेकर कहीं जाने को राजी ही न होता था। सो कुंवारी ही रह गई। प्रीतो की आंखों में तैरते सपने मैडम ने बड़ी आसानी से पोंछ डाले और शहर में आकर बच्चों का किंडरगार्टन खोल लिया। प्रीतो को जो सहारा मिला तो उसने अपना सारा मन बच्चों में ही लगा लिया। मैडम उसे प्यार भी करती है, पर मजाल है जो कभी उसे पता चलने दे। प्रीतो, जिसने शादी से सुहाग सनी भावरों में शर्मा शर्मा कर पांव रखे, अग्नि के आगे कस्में वादे करते समय पिघलती रही। वो प्रीतो कब तक अनुशासन में रहेगी, इसका भय मुझे बराबर लग रहा था। मेरे घर में आते ही जरा सी सहानुभूति उसकी आंखों में फिर से सपनों के संदेशे बुनने लगी।
सारा काम हंसते हंसते निपटा लेती और सारा दिन कोई 6 बार तो कंघी करके महा उबाऊ हेयर स्टाइल बनाती रहती। बिंदी लगाने का उसे बड़ा ही चाव था। मैंने एक दिन कहा, प्रीतो, तू बिंदी लगाकर मिटा क्यों देती है? उदास होकर बोली, वो जो मर गया है। पर दीदी, मेरा मन बिंदी लगाने को करता है। मैंने कहा, उससे तेरा क्या वास्ता, ये कोई शादी थोड़ी थी। वो उत्साहित होकर बोली, यही तो मैं कहती हूँ, पर मैडम हमेशा टोक देती हैं, कहती हैं लाल बिंदी सिर्फ सुहागिनें लगा सकती हैं। तुम काली बिंदी लगाया करो फिर। हाँ दीदी, काली बिंदी तो लगा ही सकती हूँ, और अब उसे मरे तो 1 साल हो ही गया है। अब उसका प्रेत मुझे तंग नहीं कर सकता। ये कहकर वो हंस पड़ी। वो कहने लगी, दीदी, अगर वो जिंदा रहता तो मैं गांव कभी न छोड़ती। शादी से पहले एक बार उसने रास्ते में मेरा हाथ पकड़कर कहा था, कसम खा प्रीतो, मुझे कभी छोड़ के तो न जाएगी। मैंने कसम खाकर कहा था, कभी नहीं। तभी किसी के कदमों की आहट हुई थी और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया था। उसके घर वाले कहते हैं, हमें पता था ये ज्यादा दिन न रहेगा। हमने तो शादी इसलिए करवा दी थी कि प्रेत बनकर हमें तंग न करे। मेरा गला उन्होंने काटना था, सो काट दिया। मैंने कहा, प्रीतो, तू तो अभी 20 की भी नहीं हुई है, ऐसी बातें क्यों करती है? तेरी किसी भी बात से नहीं लगता कि तेरी शादी हो चुकी है। ये जोग तो तुमने मैडम की संगति में लिया है जानबूझकर, इसे तो छोड़ना ही होगा। दीदी, पति को लेकर जो सपने मैं बुना करती थी, उनका राजकुमार ये तो न था। वो सपने बड़ी बेरहमी के साथ मेरी आंखों से पोंछ दिए गए। अब उस नई स्लेट पर कोई न कोई रोज आकर मिट जाता है, कोई मूरत बनती ही नहीं। मैंने उसे बड़े प्यार से पूछा, तुम्हें कोई अच्छा लगता है प्रीतो? नहीं, पर जी चाहता है मैं किसी को अच्छी लगूं, हाथ पांव में मेहंदी, मांग में सिंदूर, लाल जोड़ा और सुरमई आंखें। इनके साथ अगर सुहाग होता है तो मेरा भी हुआ था, पर सुहाग तो पति के साथ होता है, और वो तो मैंने देखा ही नहीं। प्रीतो, मैडम का किंडरगार्टन तू ही तो संभालती है। अगर तुझे कोई अच्छा लगे तो क्या सब छोड़ जाएगी? पता नहीं दीदी, पर मैडम क्या ये बात कभी सह पाएगी? यही तो बात है। मैडम का मुझ पर पूरा भरोसा है, इसी से मुझे डर लगता है कि कहीं कोई अच्छा न लगे। मैडम तो मैडम, बच्चों के माँ बाप भी मुझी पर भरोसा करते हैं। मैडम को तो सबके नाम भी नहीं आते, और फिर अगर एक दिन अपने हाथ से बनाकर न खिलाऊं तो मैडम खाती भी तो नहीं। 2 महीने कब निकल गए पता ही न चला। बस एक दिन मैडम आई और प्रीतो को लेकर चली गई। जाती बार प्रीतो ने चोरी से मुझसे कहा था, दीदी, मुझे भूल न जाना। मैं तो ना आ पाऊंगी, पर आप आ जाना। मुझे तो बुलाओगी ना दीदी? मैंने उसे हौसला दिया। फिर गृहस्थी के ताने बाने को सुलझाती मैं प्रीतो की उलझनों को भूल सी गई। एक दिन भरी दोपहरी में मैडम आधम की। उसने पूछा, यहाँ प्रीतो आई है क्या? मैं जड़वत खड़ी रही, कुछ उत्तर ही न सूझा। जवान जहान लड़की आखिर गई कहाँ? मुझे चुप देखकर मैडम बोली, उसे आग लगी है, ये तो मैं जान गई थी। बस गलती एक ही हुई, उसे मैं सब्जी लेने अकेली ही भेजती रही। छुपा कर बिंदी ले जाती थी, उस मरघट के पास जाकर लगाती थी। क्या आग है उसे बिंदी लगाने की? जब भी कलमुही आती, देर लगा कर आती। फिर सब्जी काटते वक्त या तो चपातियां सेकते वक्त शर्मा कर मुस्कुराती थी पट्टी। मुझे क्या पता था इसे क्या मौत पड़ी है, नहीं तो उड़ने से पहले ही पर काट कर फेंक न देती। मुझे तो डर लग रहा था कहीं पागल न हो जाए। लक्षण सब वही थे। कुछ दिन पहले एक बच्चे की माँ ने अगर न मुझे बताया होता तो मुझे कहाँ पता चलना था। कोई मुआ दर्जी है सब्जी वाले की दुकान के पास, उसी के साथ भागी होगी राण। उसी के साथ आंख मटक्का चल रहा था। एक बार मिले तो पुलिस में देकर छुट्टी पाऊं। इंस्पेक्टर तिवारी के दोनों बच्चे मेरे ही स्कूल में हैं। फिर मैंने कहा, मैडम, तुम रूखी सूखी लकड़ी हो, अगर वो नागर बेल कहीं सहारा ढूंढती है तो जाने दो ना उसे खुशी ढूंढ लेने दो। बिफर कर मैडम चिल्लाई, ओह, तो ये आग तुम्हारी लगाई हुई है? मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि मेरी ट्रेनिंग में गलती कहाँ हुई है। न तुम्हारे घर उसे रखती, न ये नौबत आती।
अब मुझे भी ताव आ गया। मैंने भी चिल्लाकर कहा, ये आग मैंने नहीं लगाई, पर ये आग मुझे ही लगानी चाहिए थी। तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित मैं न करूं तो कौन करेगा? तुम क्या जानो पुरुष के प्यार के बगैर जिंदगी कैसी रेगिस्तान सी होती है। फेरों की मारी को तुमने अपने अनुशासन के डंडे से साध कर रखा है। तुम जल्लाद हो तोशी, तुम इंसान हो ही नहीं। तुमने मोहब्बत की जिंदगी नहीं देखी। कभी देखो तो जानोगी तुमने अब तक क्या क्या खोया है। मैडम झल्लाकर बोली, मुझे फरेब नहीं खाना है मिसेज आदित्य वर्मा। आप घर में रहकर देखिए, अगर तुम्हारे पालतू आदित्य को भी न झटका दे दे तो मेरा नाम भी तोशी नहीं। दिन रात उसकी इशारेबाजियां क्या मेरे नजरों से नहीं गुजरती? अगर इस स्कूल की मुसीबत न होती तो कब की भेज देती उसे गांव में, जहां से कसाईयों के हाथ से इसे छुड़ा कर लाई थी। शादी करवा दो उसकी, मैंने कहा। इसके बाद चलो चाय पिएं, पानी खौल रहा होगा। उन्होंने सुना नहीं तो मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। चलो मैडम, तुम्हें रूह अफ़ज़ा पिलाती हूँ। उसके बाद उसका जी थोड़ा हल्का हुआ तो मैंने फिर कहा, मैडम उसकी शादी कर दो। उसके हालात में एक बार अपने आप को खड़ा करो और फिर सोचो। मैडम बोली, मैं कोई अच्छा लड़का देखकर कुछ कर पाती, इसके पहले ही लगता है वो भाग गई। आज दूसरा दिन है। तौबा तौबा तौबा, अभी तो शाम की क्लासों के लिए बड़े बच्चे आते होंगे। लो मैं चलती हूँ। फिर कई दिन बीत गए। एक दिन शाम के वक्त मैंने दरवाजा खोला तो प्रीतो सामने खड़ी थी। पीछे एक लंबा तगड़ा खूबसूरत सा लड़का। शराब से वीर बहुटी उसकी आंखें जैसे मेरे भीतर कुछ कंपा सी गई। बिखरे बाल और दंभ से भरे चेहरे पर मस्तक उसने मेरी अभ्यर्थना में जरा सा झुका भर दिया। मैं स्नेह से दोनों को अंदर ले आई। चाय का पानी चढ़ाने जैसे ही रसोई घर में गई, प्रीतो पीछे पीछे आ गई। हंसकर बोली, कैसा है? मैंने कहा, अच्छा। वो फिर हंसी, फिर बोली, शराब तो रात को पीता है, आंखें हमेशा लाल रहती हैं। मैंने कहा, मैडम को मिली? प्रीतो ने नीची नजर करके कहा, गई थी, उसने निकाल दिया। प्रकाश, यही आदमी बड़ा गुस्सा हुआ। थोड़ा ठहर कर बोली, दीदी मुझे पुरानी धोतियां देना, ये एक ही धोती है मैडम की थी। मैंने उसे धोतियों के साथ शगुन के रुपए भी दिए और प्यार से कहा, प्रीतो मैं हूं, कभी 19-20 हो तो याद रखना। प्रीतो मेरे सीने से लगकर रो पड़ी। मुझे मालूम था वो गलती कर चुकी है। ये आदमी पति जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर कुछ दिन बाद मैडम का फोन आया। उसने कहा, क्या दोस्ती निभा रही हो मिसेज आदित्य वर्मा? कल तुम्हारी वही साड़ी पहने प्रीतो मिली थी जो हमने साथ साथ कॉलेज के मेले से खरीदी थी। देखना कहीं साड़ी से कभी आदित्य को भुलावा न हो। आदित्य? मैं चौंकी। ये मैडम कितनी संगदिल है। उसके दूसरे ही दिन प्रीतो फिर आई, पर अकेली। रसोई घर में आकर बोली, मुझे बैंगन की पकौड़ियां बना दोगी? मैंने उसे भरपूर नजर से देखा। वो शर्माई और कहने लगी, अभी तो 3-4 महीने हैं, आज वो नासिक गया है, तभी आ सकी हूँ। मुझे कुछ पैसे भी दोगी ना? वो तो खाली राशन लाकर रख देता है, एक भी पैसा हाथ में नहीं देता। बाहर से ताला लगाकर दुकान पर जाता है। फिर अचानक खुश होकर बोली, वहां एक खिड़की है जिसमें से कूदकर मैं कभी कभी निकल भी जाती हूँ, पर एक दिन पड़ोसी ने उसे बता दिया था। उस रात उसने मुझे बहुत मारा। मैंने उसकी ओर देखे बिना पूछा, कोई शादी का कागज है तुम्हारे पास? बोली, नहीं, शादी तो मंदिर में हुई थी। पैसे लेकर प्रीतो चली गई। 3-4 बरस उसका कोई पता न चला। एक दिन मैडम ही कहीं से खबर लाई थी कि उसका पति उसे बहुत मारता है। एक दिन देवर ने छुड़ाने की कोशिश की सो उसे भी मारा और प्रीतो को घर से निकाल दिया। वो तो पड़ोसियों ने बीच बचाव करके फिर मेल करा दिया है। मैं थोड़ी दुखी हुई। फिर सोचा बच्चे हैं, बच्चों के सहारे औरतें रावण के साथ भी रह लेती हैं। इसी तरह एक शाम आई, साथ लाई कुछ मेहमान। आदित्य बाजार से कुछ सामान लाने गए थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो एक अजनबी औरत अपने फूल से 2 बच्चों को थामे खड़ी थी। मैंने कहा, प्रीतो? वो बच्चों की उंगलियां छुड़ाकर यूं लिपटी जैसे इस भरी दुनिया में उसे पहचानने वाली सिर्फ मैं अकेली थी। मैंने उसे छुड़ाते हुए कहा, प्रीतो
घर में मेहमान हैं, आओ अंदर चलो। बगैर भूमिका बांधे प्रीतो ने कहा, दीदी वो चला गया है दुबई, घर भी किसी और को दे गया है, सिर्फ आज रात मुझे रह लेने दो ना। मैंने कहा, प्रीतो ये मेहमान आज ही आए हैं, तुम्हें कहाँ सुलाऊंगी, फिर बच्चे भी हैं। प्रीतो ने कहा, इन्हें लेकर मैं बरामदे में सो जाऊंगी, कल सवेरे यहीं मैंने किसी को मिलना है, वो मेरा कोई इंतजाम करने वाले हैं। मैडम मुझे किसी आश्रम भेजना चाहती हैं। मैंने कहा, तुम मैडम के घर क्यों नहीं गई? वो कभी भी नहीं रखेंगी दीदी, और फिर मैं आश्रम नहीं जाना चाहती। पर क्यों? अगर कभी इनका बाप आया तो? मेरी आंखों के आगे आदित्य का चेहरा घूम गया। मैडम की कही हुई बात भी याद आई। एक रात उनकी मर्जी के बगैर भी रख सकती थी, पर प्रीतो को ये पूछने का साहस उस समय न था कि कल कहाँ जाओगी। मैंने अपने अंदर के इंसान का गला दबाया और कहा, नहीं प्रीतो, यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। ये लोग हमारे जेठ की लड़की को देखने आए हैं। लड़की कल दिल्ली से आएगी। ऐसे नाजुक रिश्तों के दौरान मैं घर में कोई अनहोनी नहीं कर सकूंगी। तुम पैसे लो, अगर कल सवेरे यहाँ किसी को मिलना है तो टैक्सी में आ जाना। अब तुम जाओ। मैंने उसके दोनों बच्चों को उंगली से लगाया, दरवाजे के बाहर जाकर चौकीदार से टैक्सी मंगवाई और बच्चों के साथ प्रीतो को बैठते देखा। उसकी पसीने से तर हथेली में कुछ नोट खोस दिए। घर आकर दरवाजा बंद कर लिया। ये दरवाजा मैंने प्रीतो के लिए बंद किया था या अपने लिए, ये न जान पाई। रात भर मुझे चौराहों के ख्वाब आते रहे। फिर कई दिन तक मैं दीवारों से पूछती रही, कल कहाँ जाओगी? पद्मा सचदेव डोगरी भाषा की प्रथम आधुनिक कवयित्री थीं, जो हिंदी में भी लिखती थी। 1940 में संस्कृत विद्वानों के परिवार में जम्मू में जन्मी पद्मा जी ने लोक कथाओं और लोकगीतों की समृद्ध वाचिक परंपरा से प्रेरित होकर अपना कवि व्यक्तित्व बनाया। 1969 में अपने पहले कविता संग्रह मेरी कविता मेरे गीत के साथ राष्ट्रीय साहित्य परिदृश्य में पदार्पण किया। इस पुस्तक को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्मा सचदेव के साहित्य में भारतीय स्त्री के हर्ष और विषाद, विभिन्न मनोभावों और विपदाओं को स्थान मिला है। वो निरंतर अपनी भाषा, वर्तमान घटनाओं, त्योहारों तथा भारतीय स्त्री की समस्याओं जैसे ज्वलंत विषयों पर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में लिखती रहीं। डोगरी में 8 कविता संग्रह, 3 गद्य की पुस्तकें तथा हिंदी में 19 कृतियां, जिनमें कविता, साक्षात्कार, कहानियां, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत तथा संस्मरण शामिल हैं। लता मंगेशकर के पहले डोगरी संगीत एल्बम का श्रेय भी पद्मा जी को ही जाता है, जिसमें भला सिपहिया डोगरिया, तू माला तू जैसे प्रसिद्ध गीत शामिल थे, जो आज भी लोग शौक से सुनते और याद करते हैं। सचदेव को शिक्षा और साहित्य में उनके योगदान के लिए 2001 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इसी सप्ताह पद्मा जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कालजयी कहानियों के क्रम में आज उनकी कहानी लेकर मैं आप तक आई थी। कहानी का नाम था कल कहाँ जाओगी। अगले रविवार नई कालजयी कहानी के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इंतजार करिए और दीजिए अनुमति। नमस्कार।